तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग असेसमेंट के बारे में। हाँ जी, ट्रांसफ़र प्राइसिंग असेसमेंट किस तरीके से होती है, किसके पास पावर्स हैं और ट्रांसफ़र प्राइसिंग असेसमेंट में क्या क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर का क्या रोल होता है, असेसिंग ऑफिसर का क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस ट्रांसफ़र प्राइसिंग असेसमेंट में पढ़ने वाले हैं। ट्रांसफ़र प्राइसिंग असेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनेशनल टैक्सेशन का। तो आइए देखते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग असेसमेंट के बारे में। एक ये फ्लो चार्ट है, इसमें समराइज इस तरीके से देखते हैं कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग असेसमेंट एक्चुअल में होता क्या है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या रेमेडीज़ हैं एसएससी के पास अवेलेबल, डिपार्टमेंट के पार्ट पे क्या एक्शंस होते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग असेसमेंट जब होती है। तो सबसे पहला स्टेप है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड अकाउंटेंट्स रिपोर्ट। यहाँ पे एसएससी जो है वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर अपनी ट्रांसफ़र प्राइसिंग कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट्स आते हैं वो कैलकुलेट करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देता है। उसके बाद रेफरेंस टू बी मेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर बाय असेसिंग ऑफिसर। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को एक रेफरेंस देता है कि साहब आप इसकी जो प्राइस है, जो आर्म लेंथ प्राइस है, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। असेसिंग ऑफिसर रेफरेंस देगा ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को। हाँ जी, ये जो फैसिलिटी है ये एसएससी के पास अवेलेबल नहीं है। रेफरेंस जो है वो हमेशा असेसिंग ऑफिसर ही देगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड स्टेप क्या है, नोटिस इशूड बाय टीपीओ। टीपीओ कॉल्स फॉर सपोर्टिंग ऑफ एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस। हाँ जी, टीपीओ की पावर्स भी असेसिंग ऑफिसर की तरह काफ़ी वाइड हैं। वो डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन मंगा सकता है, किसी के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकता है। उसके बाद वो टीपी असेसमेंट कंक्लूड करेगा ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रोसीजर एओ पासिस द ऑर्डर। उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का जो टीपी असेसमेंट ऑर्डर होगा वो दो जनों को फॉरवर्ड करेगा, एक एसएससी को और एक असेसिंग ऑफिसर को। तो जब असेसिंग ऑफिसर के पास टीपीओ का असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा तो असेसिंग ऑफिसर उस ऑर्डर को कंसिडर करते हुए, एंड इट इज़ अ बाइंडिंग ऑर्डर ऑन द असेसिंग ऑफिसर। हाँ जी, असेसिंग ऑफिसर को उस ऑर्डर को अपने अकॉर्डिंगली असेसमेंट ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट करना ही है, एंड इट इज़ बाइंडिंग ऑन द असेसिंग ऑफिसर। तो एओ क्या करेगा, एओ एक अपना ऑर्डर पास करेगा, राइट। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक है, या फिर सुमोटो असेसिंग ऑफिसर को लगता है कुछ मिस्टेक है, तो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन जो है वो लगाई जा सकती है। या फिर अगर आपको लगता है कि साहब अपेरेंटली कोई मिस्टेक नहीं है, आपको रिलीफ लेना है, तो आप जो है वो अपील भी फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है एट द वेरी फर्स्ट स्टेज। एक तो आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स में अपील कर सकते हैं, और एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में जा सकते हैं आप। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या होता है, कौन कौन से केसेस डीआरपी में जाते हैं और क्या रेमेडी जो है वो एसएससी के पास अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे ये डिस्प्यूट रेज हो जाता है। उसके बाद अपील प्रोसीजर्स स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपील वाले चैनल में चले जाते हो, या तो आपने सीआईटी अपील में अपील फाइल कर दी, या फिर आप डीआरपी के पास चले गए रिलीफ लेने के लिए, डायरेक्शंस लेने के लिए। उसके बाद वो ऑर्डर पास कर देते हैं, डीआरपी है तो वो डायरेक्शंस इशू कर देते हैं। उसके बाद आप आईटीएटी, इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं रिलीफ के लिए, अगर यहाँ पे डिसीजन आपके अगेंस्ट में होता है तो। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे डिपार्टमेंट भी जा सकता है इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने। तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अपील कब एडमिट होगी, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है उस पर डिस्प्यूट होगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं एज वी ऑल नो, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। इफ इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ देन ओनली द मैटर विल गो टू हाई कोर्ट, अदरवाइज आईटीएटी विल गोइंग टू बी द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। जो भी फैक्ट्स से रिलेटेड डिस्प्यूट हैं, जो भी फैक्ट से रिलेटेड झगड़ा है, वो आईटीएटी में ही जो है वो समाप्त हो जाएगा, चाहे आपके अगेंस्ट में हो या फेवर में हो। फैक्ट से रिलेटेड केसेस की अपील आप आगे हाई कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो ही आगे जाएगा। यस, नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ असेसिंग ऑफिसर टू डिटरमाइन आर्म लेंथ प्राइस। कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 92C सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4। सेक्शन 92C सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 गिव पावर टू द असेसिंग ऑफिसर। हाँ जी, ये सेक्शंस हैं जो असेसिंग ऑफिसर को पावर देते हैं टू डिटरमाइन द आर्म लेंथ प्राइस, और एम्पावर करते हैं असेसिंग ऑफिसर को टू रिकम्प्यूट टोटल इनकम ऑफ द असेसिंग हैव रिगार्ड टू दैट आर्म लेंथ प्राइस। ये दो सेक्शंस हैं 92C सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4। असेसिंग ऑफिसर को पावर देते हैं और असेसिंग ऑफिसर को एम्पावर करते हैं कि साहब एसएससी की इनकम कैलकुलेट कर लीजिए जो है वो आर्म लेंथ प्राइस के हिसाब से।
इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द डिडक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, दैट इट हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, हाँ जी, जो सेस से रिलेटेड डिडक्शंस की बात करता है, एंड चैप्टर 6A, जो 6A में डिडक्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास 80C, 80D, 80U और काफ़ी सारी डिडक्शंस हैं हमारे पास चैप्टर 6A में। शेल नॉट बी अलाउड फ्रॉम द एडिशनल इनकम कंप्यूटेड बाय हिम, ये जो डिडक्शंस का बेनिफिट है, जो एडिशनल इनकम असेसिंग ऑफिसर आपकी कंप्यूट करेगा आर्म लेंथ प्राइस के डिफरेंस के बेसिस पे, जो है वो सेक्शन 10AA और 80C का जो बेनिफिट है वो आपको उस एडिशनल इनकम पर नहीं मिलेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपनी ITR में इनकम डिक्लेयर करी 7 लाख रुपए और टोटल इनकम एज पर असेसिंग ऑफिसर राइट आफ्टर अप्लाइंग आर्म लेंथ प्रिंसिपल उसने कैलकुलेट करी 9 लाख रुपीज़, मतलब 2 लाख रुपीज़ की इनकम के एडिशंस होने हैं SSC के हैंड्स में। तो जो डिफरेंस 2 लाख रुपीज़ की इनकम के एडिशंस होने हैं, इस 2 लाख रुपीज़ विल नॉट गोइंग टू बी क्वालिफाई फॉर सेक्शन 10AA और चैप्टर 6A डिडक्शंस। हाँ जी, अगर कोई डिडक्शन क्लेम करनी है 2 लाख रुपीज़ की इनकम से तो उसकी एलिजिबिलिटी SSC के पास नहीं है। वो यहाँ पे 10AA और चैप्टर 6A के डिडक्शंस इस एडिशनल इनकम से जो असेसिंग ऑफिसर ने ऐड की है आर्म लेंथ प्राइस को देखते हुए, वो जो है वो डिडक्शंस अब SSC के पास राइट नहीं है क्लेम करने का। आगे देखते हैं, द असेसिंग ऑफिसर में इन्वोक द पावर टू डिटरमाइन आर्म लेंथ प्राइस if during the course of any proceeding he is of the opinion that on the basis of the material or information or documentation in his possession। अब देखते हैं कि असेसिंग ऑफिसर अपना माइंड कैसे बनाता है कि वो जो मैटर है वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर किया जाए। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट proceedings he is of the opinion that on the basis of material or information or document in his possession the price charged or changed in an international transaction has not been determined in accordance with provision of section 92C1 and 2। 92C1 और 2 के अकॉर्डिंग जो है आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की प्राइस जो है डिटरमाइन नहीं की है, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने मेंटेन नहीं की है एज पर सेक्शन 92D and as per rule 10D, और the information or data used in computation of arm length price is not reliable, और जो आपने डेटा यूज़ किया आर्म लेंथ प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए वो रिलायबल नहीं है। The SSC has failed to furnish within the specified time any information or documents which he was required to furnish by a notice issued under section 92D subsection 3। समय अनुसार नोटिस दिया गया, उस समय के अनुसार SSC ने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करी, तो भी जो असेसिंग ऑफिसर हैं उसके पास पावर हैं to determine arm length price in the course of assessment proceedings। Before invoking the power to determine arm length price, assessing officer को एक opportunity of being heard जो है वो देना ज़रूरी है, because to enforce the principles of natural justice। अभी सेकेंड प्रोवाइजर सेक्शन 92C सबसेक्शन 4 provides that if total income of an associate enterprise is computed under this section on the determination of arm length price paid to another associate enterprise from which tax is deducted or deductible at source, the income of the other associated enterprise shall not be recomputed on this count। हाँ जी, समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए A लिमिटेड ने B लिमिटेड को रॉयल्टी पे करी। B लिमिटेड कौन है? नॉन रेजिडेंट। रॉयल्टी की रेट थी एट द रेट 10% ऑफ सेल्स एंड उस पर TDS डिडक्ट किया गया था, और B Limited cannot claim refund if the assessing officer has determined 8% as arm length price in case of A Limited and disallowed 2% of the royalty amount। हाँ जी, देखते हैं क्या कहता है ये एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास है एक तरफ A Limited और दूसरी तरफ है B Limited। हाँ जी, A Limited ने अपनी सेल का 10%, मान लीजिए 5 लाख रुपए की रॉयल्टी जो है वो B लिमिटेड को पे करी। इसमें से इसने 10% का TDS भी काट लिया, मतलब कि 50,000 रुपये का TDS काट के A लिमिटेड ने B लिमिटेड को रॉयल्टी का पेमेंट कर दिया। अब ये B लिमिटेड की इनकम है और A लिमिटेड के लिए क्या है? एक्सपेंस। हाँ जी, अब असेसिंग ऑफिसर कहता है कि साहब 10% ऑफ जो सेल्स है वो रॉयल्टी नहीं है, 8% ऑफ सेल्स मानूंगा मैं रॉयल्टी एज पर आर्म लेंथ प्रिंसिपल्स। तो 8% के हिसाब से मान लीजिए एज पर असेसिंग ऑफिसर के हिसाब से 8% की रॉयल्टी आती है 4 लाख रुपए, जिस पे TDS जो है वो बनता है 40,000 रुपये का। अब ये वाली जो इनकम है ये B लिमिटेड की इनकम में काउंट होगी। तो B लिमिटेड ने तो अपनी इनकम 5 लाख रुपए के हिसाब से कंसिडर करके उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है। तो जब A लिमिटेड की असेसमेंट होगी, ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट, तो यहाँ पे B लिमिटेड ये नहीं कह सकती कि साहब मैं भी अपनी इनकम को 5 लाख रुपए ना मानते हुए मैं भी अपनी इनकम को 4 लाख रुपए मानूंगी, और जो मैंने 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पे जो टैक्स ज़्यादा दिया है मेरे को उसका रिफंड दे दीजिए आप।
हाँ जी, डिपार्टमेंट रिफंड नहीं देगा बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन सेक्शन 92C सबसेक्शन 3 एंड 4। हाँ जी, जो उसका एसोसिएटेड एंटरप्राइज है जिसके साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर कोई भी ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट होती है तो आप उनसे जो है वो मतलब जो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है वो डिपार्टमेंट से रिफंड बिल्कुल भी नहीं मांग सकता। हाँ जी, ब्राइट लाइन टेस्ट BTL, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल टैक्सेशन में। ब्राइट लाइन टेस्ट क्या होता है? ब्राइट लाइन टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ व्हाट ब्राइट लाइन टेस्ट एक्चुअली इज। मान लीजिए एक मल्टीनेशनल कंपनी की एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज है इंडिया में, जिसको हम कह सकते हैं मान लीजिए सैमसंग है, राइट, सैमसंग इंडिया। अब मान लीजिए सैमसंग की होल्डिंग कंपनी फॉर एग्जांपल जो है वो है US में, राइट। अब इंडियन कंपनी सैमसंग के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए 3 तरह के एक्सपेंस करती है, दैट इज एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AMP एक्सपेंसेस। तो साहब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ असेसमेंट किए और उनको ये लगा कि इंडियन जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है वो जब एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और प्रमोशन एक्सपेंस करेगी तो वो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल ब्रांड है सैमसंग का, जिसकी ओनरशिप होल्डिंग कंपनी के पास है US, यहाँ पे बेनिफिट पहुँचेगा, राइट। जो अल्टीमेट ब्रांड वैल्यू का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे हो रहा है US को। अब इंडिया में इस एक्सपेंस का बेनिफिट नहीं हो रहा है तो डिपार्टमेंट क्या करता था, इस एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और प्रमोशन एक्सपेंस को डिसअलाउ कर देता था। और डिसअलाउ होते थे तो एडिशंस होते थे, डिमांड्स आते थे, डिस्प्यूट रेज होता था। इसको बोलते हैं हम ब्राइट लाइन टेस्ट। ब्राइट लाइन टेस्ट मतलब एक लेवल के ऊपर के जो एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और प्रमोशन एक्सपेंसेस हैं वो ये डिपार्टमेंट मान लेता था कि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये आप इंडियन बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं, जबकि जो ब्रांड पेरेंट कंपनी के पास है, जिस ब्रांड की होल्डिंग पेरेंट कंपनी के पास है, उस ब्रांड के प्रमोशन के लिए आप ये एक्सपेंस कर रहे हो, तो इंडियन एंटिटी को तो इसका कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है, तो वो एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया जाता था। उसके बाद ये मैटर बीइंग इट वाज अ डिस्प्यूटेड मैटर, तो ये कोर्ट्स में पहुंचा। तो कोर्ट्स ने क्या डिसीजन दिए? कोर्ट्स ने जो है वो SSC के फेवर में डिसीजन दिए। देखते हैं क्या क्या डिसीजन है हमारे पास। दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत बढ़िया डिसीजन है, बॉश एंड लॉम्स आई केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। हेल्ड दैट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इज नॉट एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले तो जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के दायरे में ही नहीं आती है, एंड देयर इज नो मशीनरी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ AMP एक्सपेंस एडजस्टमेंट। यहाँ पे भी जो डिसीजन आया वो SSC के फेवर में आया कि साहब आप ब्राइट लाइन टेस्ट नहीं लगा सकते, और AMP जो लोकल एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने की है वो कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है। अगेन एक और केस SSC के फेवर में, सोनी एरिक्सन मोबाइल कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट कहती है, इट वाज हेल्ड दैट ब्राइट लाइन टेस्ट हैज नो स्टैट्यूटरी मैंडेट। लॉ में कहीं भी ब्राइट लाइन टेस्ट मेंशन नहीं है। इट वाज मेंशन नोवेयर इन द लॉ, इधर इन इनकम टैक्स रूल्स or in act, it was nowhere mentioned, and a broad brush approach is not mandated or prescribed. It further opined that the exercise to separate routine and non-routine advertising, marketing and promotion or brand building exercise by applying the bright line test of non-comparable should not be sanctioned. हाँ जी, हाई कोर्ट ने जो एडिशंस हुए थे, जो एक्सपेंसेस, जो स्पेशली जो नॉन रूटीन एक्सपेंस थे वो डिसअलाउ किए गए थे, उस पर जो है हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये ठीक नहीं है और SSC को रिलीफ दिया गया। So, applying the rationale of the above rulings of the High Court, the revenue authorities are not justified in adopting the bright line test for disallowing or adjusting the advertising expenditure in computing arm length price. हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर के पास ऐसी कौन सी सिचुएशन अराइज होती है जब वो अपने आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेशन वाले मैटर को जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर कर देता है। ये बात करता है सेक्शन 92CA। हाँ जी, सेक्शन 92CA देखते हैं। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर अ प्रोसीजर। ये सेक्शन हमें एक प्रोसीजर बताता है फॉर रेफरेंस टू अ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ऑफ एनी इशू रिलेटिंग टू कंपटीशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस इन एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है इस पर। सेक्शन 92CA, द ऑप्शन टू मेक रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर इज गिवन टू द असेसिंग ऑफिसर। ऑप्शन किसको दिया गया है? असेसिंग ऑफिसर को। वेयर द SSC हैज एंटर्ड इनटू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन एनी प्रीवियस ईयर
And if assessing officer consider it necessary or expedient to do so, he may refer the computation of the arm length price in relation to the said international transaction to the TPO. अगर सबसे पहले तो ऑप्शन दिया गया है असेसिंग ऑफिसर को, असेसी के पास ऑप्शन नहीं है, तो असेसिंग ऑफिसर को जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं, ऐसा लगता है कि साहब ऐसा करना ज़रूरी है, एक्सपीडिएट है कि ये मैटर जो है रिफ़र किया जाए ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, तो एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 92CA असेसिंग ऑफिसर ऐसा बिल्कुल कर सकता है. दिस ऑप्शन इज हाउ एवर नॉट अवेलेबल टू असेसी. अगर असेसी ये चाहे, इफ़ असेसी वांट्स के मेरी जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है, मेरी जो आर्म लेंथ प्राइस है वो अकॉर्डिंगली जो है वो टीपीओ कैलकुलेट कर दे, तो असेसी के पास ये ऑप्शन नहीं है. असेसिंग ऑफिसर के पास ही ऑप्शन है कि वो केस रिफ़र कर सकता है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को. द असेसिंग ऑफिसर हैज़ टू टेक द अप्रूवल. हाँ जी, अब असेसिंग ऑफिसर को केस रिफ़र करने से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से. हाँ जी, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर कौन होगा? लॉ कहता है, सेक्शन 92CA कहता है कि कोई भी जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर बन सकते हैं एज ऑथराइज बाय CBDT. उनको CBDT ऑथराइज कर देगी, देन दे विल एक्ट एज अ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर. नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन सच रेफरेंस इज मेड, जब भी इस तरह का रेफरेंस दिया जाएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर वुड सर्व अ नोटिस टू द असेसी. तो टीपीओ एक असेसी को नोटिस सर्व करेगा रिक्वायरिंग हिम टू प्रोड्यूस ऑन अ डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस एनी एविडेंस ऑन विच द असेसी रिप्लाइड इन सपोर्ट ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस मेड बाय हिम इन रिलेशन टू द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. टीपीओ असेसी को एक लेटर लिखेगा, नोटिस भेजेगा और ये बताएगा कि साहब आपका केस जो है वो मेरे पास रेफ़र हुआ है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो है मेरे को आप प्रोवाइड करवा दीजिए. द टीपीओ कैन ऑल्सो एडमिट द ALP ऑफ अदर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस. The TPO can also determine arm length price of other international transaction identified subsequently in the course of proceedings before him as if such transaction is referred to the TPO by the assessing officer. हाँ जी, अब ऐसा हो सकता है कि असेसिंग ऑफिसर के हाथ में असेसमेंट करते वक्त ट्रांजैक्शन आई साहब ट्रांजैक्शन A. अब जब केस रिफर किया गया ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को, तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को एक नए नेचर की ट्रांजैक्शन दैट इज ट्रांजैक्शन B भी मिल गई. मतलब कि मान लीजिए कोई सेल परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी, उसको बेस मानते हुए असेसिंग ऑफिसर ने टीपीओ को केस रिफर किया था. जब मैटर टीपीओ के पास गया तो टीपीओ ने देखा कि साहब एसोसिएटेड एंटरप्राइज में तो होल्डिंग कंपनी ने जो है वो इक्विटी कैपिटल भी लगाई हुई है, तो ये वाली ट्रांजैक्शन की भी मैं आर्म लेंथ प्राइस निकालूंगा. तो अब ये नई जो ट्रांजैक्शन है, ये भी जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर है इसकी भी वो LP कैलकुलेट करेगा. तो ये मान लिया जाएगा कि असेसिंग ऑफिसर ने ट्रांजैक्शन A और B दोनों को ही टीपीओ को रेफर किया है. मतलब टीपीओ का जो दायरा है, अगर टीपीओ ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस उसको कोई नई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मिल सकती है, तो उसका जो दायरा है वो वहाँ तक बढ़ सकता है. वेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन द असेसी हैज़ नॉट फर्निश्ड द रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 92E एंड सच ट्रांजैक्शन कम टू द नोटिस ऑफ द टीपीओ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट बिफोर हिम. द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन शैल अप्लाई इफ सच ट्रांजैक्शन रिफर्ड टू द TPO बाय द असेसिंग ऑफिसर. हाँ जी, अभी असेसिंग ऑफिसर ने जो एक रिपोर्ट फर्निश करनी होती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की एज पर सेक्शन 92E, वो फर्निश नहीं करी, तो ये मान लिया जाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शंस है जो TPO के पास आए हैं, ये असेसिंग ऑफिसर जो है वो ऑथराइज्ड और वैलिडली जो है वो रेफर कर सकता है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को. हाँ जी, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस जो है उन ट्रांजैक्शंस पे वो इक्वली एप्लीकेबल हो जाएंगे. The TPO has to pass an order determining the arm length price after considering the evidence, documents, etc. produced by the assessee and after considering the material gathered by him. He has to send a copy of his order to the assessing officer as well as the assessee. हाँ जी, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर जो है वो आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करने के लिए एक ऑर्डर पास करेंगे. उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, सारा मटेरियल जो है वो कंसिडर कर लेंगे जो भी उनको मिला है असेसमेंट के दौरान, और वो एक कॉपी जो है ऑर्डर की असेसी एज वेल एज असेसिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड करेंगे. द ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर डिटरमाइनिंग द आर्म लेंथ प्राइस ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज बाइंडिंग ऑन द असेसिंग ऑफिसर. हाँ जी, टीपीओ का जो ऑर्डर है वो असेसिंग ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग है. असेसिंग ऑफिसर कोई और व्यू या डिफरेंट व्यू टीपीओ से नहीं ले सकता, उसको प्रॉपरली उसका ऑर्डर अपने असेसमेंट ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा. And the assessing officer shall proceed to compute the total income in conformity with the arm length price determined by the transfer pricing officer.
In order to provide sufficient time to the assessing officer to compute the assessment in a case where reference is made to the transfer pricing officer under section 92 CA 3A provides for determination of arm's length price of international transaction by the transfer pricing officer at least 60 days before the expiry of the time limit under section 153 or 153B for making an order of assessment by the transfer pricing officer. हाँ जी, क्या कहता है ये सेक्शन? ये सेक्शन कहता है कि साहब जो अगर कोई केस है जहाँ पे रेफरेंस दिया गया है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को फॉर कैलकुलेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बाय द टीपीओ, देन तो उसको जो है वो एटलीस्ट 60 डेज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट जो है वो टीपीओ को अपनी आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करके असेसिंग ऑफिसर को दे देनी है, ताकि असेसिंग ऑफिसर के पास भी सफिशिएंट टाइम मिल जाए असेसमेंट ऑर्डर जो है वो ड्राफ्ट करके इशू करने का. This provision would apply in a case where reference is made on or after 1st June 2007. ये प्रोविज़न लगेगा जहाँ पे जो रेफरेंस हैं वो 1 जून 2007 के बाद दिए गए हैं ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को, और इन अ केस वेयर रेफरेंस इज मेड बिफोर दैट डेट बट द ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर इज पेंडिंग ऑन दैट डेट. हाँ जी, जहाँ पे रेफरेंस पहले दिए गए हैं बट जो ऑर्डर है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का वो पेंडिंग है, वहाँ पर भी जो है ये नियम लगेगा कि साहब टीपीओ को बिफोर 60 डेज जो सेक्शन 153 और 153B में जो टाइम लिमिट मेंशन्ड है उसके 60 दिन के पहले तक जो टीपीओ को है अपना ऑर्डर इशू करके असेसिंग ऑफिसर को दे देना है. हाँ जी, इन मेनी केसेस इट बिकम्स नेसेसरी टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फॉरेन जुरिसडिक्शंस फॉर पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द आर्म लेंथ प्राइस बाय द टीपीओ. एट टाइम्स प्रोसीडिंग्स बिफोर द टीपीओ में ऑल्सो बी स्टेड बाय अ कोर्ट ऑर्डर. कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ को फॉरेन टैक्स अथॉरिटीज़ से, फॉरेन जुरिसडिक्शन से इन्फॉर्मेशन लेनी होती है इंटरनेशनल टैक्सेशन असेसमेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट के केसेस में. और ऐसा भी कभी हो जाता है कि साहब एसएससी रिट पिटीशन लगा के हाई कोर्ट से जो है वो स्टे लगवा लेता है पूरी प्रोसीडिंग्स पे, ऐसा भी हो सकता है. तो इन सारे केसेस में क्या होगा, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सच केसेस इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट वेयर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स आर स्टेड बाय अ कोर्ट or where reference for exchange of information has been made by the competent authority, the time available to the transfer pricing officer for making an order after excluding the time for such assessment proceedings were stayed, or time taken for receipt of information as the case may be is less than 60 days, then such remaining period shall be extended to 60 days. हाँ जी, क्या कहता है ये सेक्शन कि साहब जहाँ पे फॉरेन जुरिसडिक्शन से इंफॉर्मेशन लेनी है या फिर कई प्रोसीडिंग्स जो है वो कोर्ट ने स्टे कर दी हैं, तो जो टाइम अवेलेबल है टीपीओ के पास फॉर मेकिंग एन ऑर्डर, राइट, आफ्टर एक्सक्लूडिंग द टाइम फॉर विच असेसमेंट प्रोसीडिंग्स वर स्टेट, जो असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टे हुई वो टाइम हटा के उस टाइम को एक्सक्लूड करके या फिर कोई फॉरेन जुरिसडिक्शन से समय लेने की जो सीमा है उसको एक्सक्लूड करके, जो भी इन दोनों में से केस है आपका एप्लीकेबल, जो टीपीओ के पास जो टाइम अवेलेबल है वो 60 दिन से कम है, तो उस टाइम को जो है वो 60 दिन तक आगे बढ़ा दिया जाएगा. मतलब टीपीओ को जो है वो प्रॉपर सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा ताकि वो प्रॉपर आर्म लेंथ प्राइस जो है वो कैलकुलेट कर पाए और प्रॉपरली अपना ऑर्डर एओ को और एसएससी को दे पाए. द टीपीओ हैज़ पावर टू रेक्टिफाई हिज ऑर्डर. हाँ जी, टीपीओ के पास पावर है कि सेक्शन 154 के प्रावधान जो है उनको यूज़ करके अपने ऑर्डर में कोई भी अपरेंट मिस्टेक होती है उसको रेक्टिफाई वो कर सकता है. सेक्शन 154 की जो भी टाइम लिमिट है, जैसे 4 साल से पुराना ऑर्डर जो है वो रेक्टिफाई नहीं होगा, ये सारी टाइम लिमिट जो है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगी. हाँ जी, इफ़ सच रेक्टिफिकेशन इज मेड द असेसिंग ऑफिसर हैज़ टू रेक्टिफाई द असेसमेंट ऑर्डर टू बी इन कन्फर्मिटी विद द सेम. असेसिंग ऑफिसर को भी अपने असेसमेंट ऑर्डर को, राइट, उसको भी कॉरस्पॉन्डिंगली अपने असेसमेंट ऑर्डर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा ताकि जो टीपीओ के ऑर्डर में जो रेक्टिफिकेशन हुए हैं वो प्रॉपरली उसके असेसमेंट ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट हो जाएं. The TPO can exercise all or any of the powers specified in clause A to D of section 131(1) or section 133(6) or section 133A for determination of arm's length price once the above reference is made to him. मतलब कि टीपीओ को वो सारी पावर्स जो हैं वो लॉ ने दी हैं जो असेसिंग ऑफिसर के पास है. मतलब वो कोई भी इंफॉर्मेशन मंगा सकता है, किसी को भी स्टेटमेंट्स के लिए जो है वो बुला सकता है, किसी के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकता है, कोई और इन्फॉर्मेशन किसी और एंटिटी से मांगनी है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए तो वो मांग सकता है. मतलब यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर की जो पावर्स हैं वो एज इक्वल एज असेसिंग ऑफिसर की पावर्स के बराबर बना दिया गया है.
यस, तो नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स. यस, व्हाट आर सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स? सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स एज डिफाइंड इन सेक्शन 92 CE. सबसे पहले सेकेंडरी एडजस्टमेंट समझने से पहले हमें प्राइमरी एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं वो समझना पड़ेगा. तो आइए देखते हैं व्हाट आर प्राइमरी एडजस्टमेंट. प्राइमरी एडजस्टमेंट टू अ ट्रांसफर प्राइस मीन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसफर प्राइस इन अकॉर्डेंस विद द आर्म लेंथ प्रिंसिपल. हाँ जी, मतलब कि प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या है कि आप अपनी ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो कैसे निकालेंगे, आर्म लेंथ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द टोटल इनकम और रिडक्शन ऑफ द लॉसेज एज द केस में बी ऑफ द SSE. जब भी आप अपनी ट्रांसफर प्राइसिंग आर्म लेंथ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपकी इनकम जो है या तो वो बढ़नी चाहिए या फिर लॉसेस जो आपने रिपोर्ट किए हैं वो कम होने चाहिए. मतलब वो प्रपोजिशन जो SSE के लिए लॉस मेकिंग है और डिपार्टमेंट के लिए गेन वाली प्रपोजिशन है, मतलब जिस प्रपोजिशन से डिपार्टमेंट को टैक्स मिलता है, पेनल्टी मिलती है और SSE एक डिफ़ॉल्टिंग पोजीशन पे आता है, तो ये चीज़ें जब एप्लीकेबल होगी तो इनको अपन बोलते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट. हाँ जी, टू सम अप एक बार और बता देता हूँ आपको कि प्राइमरी एडजस्टमेंट्स क्या है. प्राइमरी एडजस्टमेंट्स हैं जब आप अपनी ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट करेंगे, जब ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट होगी आर्म लेंथ प्रिंसिपल को अप्लाई करके, जिसकी वजह से आपकी इनकम या तो बढ़ रही है या फिर लॉसेज जो हैं वो कम हो रहे हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट्स. सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स अब देखते हैं क्या है, ये कुछ हमारे लिए नया है. प्राइमरी एडजस्टमेंट तो हम TP में शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं. सेकेंडरी एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है. सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स मीन्स एन एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द SSE एंड इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज. मतलब आपको एडजस्टमेंट करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसके, SSE के और उसके एसोसिएटेड एंटरप्राइज से जिसके साथ उसने ट्रांजैक्शन की है, to reflect that the actual allocation of profits between the SSE and its associated enterprise are consistent or are matching with the transfer price determined as a result of primary adjustment, thereby removing the imbalance between cash account and actual profit of the SSE. हाँ जी, क्यों किए जाते हैं सेकेंडरी एडजस्टमेंट? सबसे पहले सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या है. मान लीजिए ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट की आर्म लेंथ प्रिंसिपल लगा के, तो ट्रांसफर प्राइसिंग कुछ और आई, उसकी वजह से इनकम बढ़ गई, तो SSE को अपनी बुक्स में उस इनकम को बढ़ाना पड़ेगा और जो भी उसका कॉरस्पॉन्डिंग अफेक्ट एसोसिएटेड एंटरप्राइज की बैलेंस शीट में देना है वो देना पड़ेगा. मतलब दोनों की जो बुक्स हैं वो एज पर आर्म लेंथ प्राइस जो है आपको बनानी पड़ेंगी, उनके एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, स्पेशली प्रॉफिट्स में या फिर लॉसेज में जो भी एडजस्टमेंट आपको करने हैं. तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी एडजस्टमेंट. व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड डूइंग सेकेंडरी एडजस्टमेंट एंड व्हाई वी हैव सेकेंडरी एडजस्टमेंट इन ट्रांसफर प्राइसिंग लॉज? बिकॉज सी, ताकि आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है और जो कैश बैलेंस है वो रिकनसाइल हो जाए एज द कैश बैलेंस एज पर बुक्स एंड द प्रॉफिट एज शोन इन द बुक्स, दैट हैज़ टू बी रिकनसाइल्ड. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट रीज़न. दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स का ये है, आगे अभी कुछ 3-4 PPTs में हम सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स के बारे में और चीज़ें पढ़ने वाले हैं. एक्सपैट्रिएशन ऑफ फंड्स करना पड़ता है, मतलब आपके अगर फंड्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज के पास है फॉरेन कंट्री में, तो यू हैव टू ब्रिंग बैक दैट फंड टू इंडिया. अगर नहीं लाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट देना होता है, अगर नहीं लाना चाहते हो तो उस पर एक पर्टिकुलर रेट ऑफ टैक्स है वो आपको चुकानी पड़ती है. इसका मतलब ये है कि आपने इस देश के, इंडिया के रिसोर्सेज यूज़ किए, यहाँ की मैन पावर यूज़ की, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया, उसके बाद आपने पैसा इलीगल तरीके से या इवेजन करके, टैक्स इवेजन करके बाहर किसी कंट्री में भेज दिया जहाँ पे आपकी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है. सो द गवर्नमेंट वांट दैट मनी शुड कम बैक टू द कंट्री जिसके रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं, जिसके आपने इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किए हैं उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए. तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो पैसा वापस इंडिया में आ जाए. उसका एक सब्सिट्यूट अवेलेबल है. अगर आप फंड्स नहीं लाना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर टैक्स रेट से, पढ़ेंगे हम क्या टैक्स रेट है, उस पर्टिकुलर टैक्स रेट से टैक्स दे दीजिए तो आपका काम हो जाएगा. दिस इज़ द सेकेंडरी एडजस्टमेंट एंड लॉजिक बिहाइंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स. केसेस वेयर सेकेंडरी एडजस्टमेंट हैज़ टू बी मेड. कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पर सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना जो है वो कंपलसरी है? सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्यों प्रपोज किया गया साहब? OECD हम सबको पता है, हमने पहले भी डिटेल में पढ़ा था. ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जो ट्रांसफर प्राइसिंग गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना कंपलसरी है. एंड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस सेक्शन 92 CE जो है वो बात करता है. हमने OECD की बात मानते हुए हमारे एक्ट में सेक्शन 92 CE जो है वो इंसर्ट किया, which provide that SSE shall require to carry out secondary adjustment where the primary adjustment to transfer pricing, जहाँ पे primary adjustment जो हुआ हो ABCDE, because of ABCDE
की वजह से आपने प्राइमरी एडजस्टमेंट किया। प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होता है कि आपने अपनी ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट की आर्म लेंथ प्रिंसिपल को लगा के, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ा या फिर लॉस कम हुए। इसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स, मतलब प्राइमरी एडजस्टमेंट्स। और अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट आपकी इन पॉइंट ए बी सी डी ई में से किसी एक से है तो आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना कंपलसरी है। तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए क्या कहता है? हैज़ बीन मेड स्यू मोटो बाय द एसएससी इन रिटर्न ऑफ इनकम। एसएससी ने खुद ही अपनी ट्रांसफर प्राइसिंग आर्म लेंथ प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करके रिटर्न ऑफ इनकम में दिखा दी, तो भी सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मेड बाय द असेसिंग ऑफिसर हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द एसएससी। अगर असेसिंग ऑफिसर ने करी और एसएससी ने उस पर आगे डिस्प्यूट रेज नहीं किया अपील में, तो भी एसएससी को, अगर एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर की ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो एक्सेप्ट कर ली है, तो भी उसको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना कंपलसरी है। इस पर पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर सी कहता है डिटरमाइंड बाय एन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। जो हम डीटीए साइन करते हैं, एडवांस, सॉरी दिस इज़ नॉट डीटीए, डीटीए जो है वो पॉइंट नंबर ई में फॉलो होगा। यहाँ पे एपीए, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स। हाँ जी, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट हम आगे आके भी डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करी है। हाँ जी, सेक्शन 92 सीसी में ऑनर आफ्टर 1 अप्रैल 2017 और इज मेड एज पर द सेफ हार्बर रूल्स फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 92 सीबी। आपने सेफ हार्बर रूल्स का इस्तेमाल करते हुए जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट करी, तो भी आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना कंपलसरी है। और इज अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन बाय एन असेसमेंट बाय वे ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर्स अंडर एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू अंडर सेक्शन 90 और 90A फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को कंप्लाई करते हुए आपने ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट की, तो भी आपको, और आपके प्रॉफिट और लॉसेस में वेरिएशन है, तो भी आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। हाँ जी, ए बी सी डी ई पॉइंट में आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने हैं अगर आपके प्राइमरी एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। हाँ जी, अब कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना कंपलसरी नहीं है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट जो है वह वहाँ पर नहीं है। कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना है, जहाँ पे अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट जो है इन एनी प्रीवियस ईयर 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है, वहाँ पे आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट, द प्राइमरी एडजस्टमेंट इज मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट 16-17 और एन अर्लियर असेसमेंट ईयर। हाँ जी, असेसमेंट ईयर 16-17 या फिर उससे पहले के असेसमेंट ईयर 16-17 या फिर उससे पहले का अगर कोई प्राइमरी एडजस्टमेंट है, तो भी आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट जो है वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो रिपाट्रिएशन ऑफ, नॉन रिपाट्रिएशन ऑफ एक्सेस मनी बाय द एसोसिएटेड एंटरप्राइज डीम टू बी एन एडवांस। हाँ जी, अब सेकेंडरी एडजस्टमेंट का मतलब ये है, देखो आप इसको लॉजिकली समझो, जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी या फिर आपका लॉस कम होगा, तो हमेशा आप ऐसी सिचुएशन में आएंगे कि आपके जो फंड्स हैं वो हमेशा आउटसाइड कंट्री में आपको मिलेंगे, राइट। कैसे? मान लीजिए आपने अपनी इनकम कम रिपोर्ट करी, डिपार्टमेंट ने इनकम बढ़ा दी, राइट। आपने इनकम कम रिपोर्ट करी थी, डिपार्टमेंट ने इनकम बढ़ा दी, मतलब जो डिपार्टमेंट ने इनकम बढ़ाई, जो टीपीओ ने, असेसिंग ऑफिसर ने इनकम बढ़ाई, उसका डिफरेंस जो है वो फॉरेन कंट्री में है, राइट। तो लॉ ये कहता है कि वो पैसा वापस लाओ, राइट। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। नॉर्मली आपने एक्सपेंसेस अपनी बुक्स में ज़्यादा दिखा रखे थे, राइट, बट डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं, इतने एक्सपेंसेस नहीं है, एक्सपेंस कम है, चाहे वो किसी का भी हो, कोई इंटरेस्ट हो, कोई रॉयल्टी हो, कुछ भी हो, डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं, ये एक्सपेंस जो है वो कम है। आपने एक्सपेंस ज़्यादा दिखा रखा था, मीन्स यू हैव पेड मोर टू द फॉरेन एंटिटी विच इज़ योर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, राइट। तो डिपार्टमेंट ये कहता है कि साहब फिर फॉरेन कंट्री में पैसा ज़्यादा चला गया, आप उसको वापस लाइए। तो जो भी दो केसेस हैं जहाँ पे प्राइमरी एडजस्टमेंट होनी है, मतलब कि जहाँ पे आपकी डिपार्टमेंट जो है वो इनकम बढ़ा देता है या फिर लॉस कम कर देता है, तो इन दोनों केसेस को अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो दोनों केसेस में ही आपके फंड्स जो हैं वो आउटसाइड कंट्री चले जाते हैं, किसी फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में। सो गवर्नमेंट वांट दैट फंड्स टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज यू आर यूजिंग इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन रिसोर्सेज टू मेक प्रॉफिट्स, टू मेक मनी। तो वो फंड्स वापस लाना ज़रूरी है। उन फंड्स को वापस लाने की प्रैक्टिस को बोलते हैं रीपैट्रिएशन ऑफ फंड्स, राइट। अगर रीपैट्रिएशन नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि वो एडवांस आपने अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को दे रखा है, और आपने क्योंकि एडवांस दे रखा है तो आपको उससे इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, अपनी इनकम में दिखाना पड़ेगा, और उस इनकम पे टैक्स भी लगेगा। यस, सो नॉन रिपाट्रिएशन ऑफ एक्सेस मनी बाय द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज डीम टू बी एन एडवांस वेयर एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट टू द ट्रांसफर प्राइस
where as a result of primary adjustment to the transfer price there is an increase in the total income or reduction in the losses as the case may be of the assessee, the excess or part thereof as the case may be, which is available with the associated enterprise, if not repatriated in India within the time as may be prescribed, shall be deemed to be an advance made by the assessee to such associated enterprise, and the interest on such advance shall be computed as income of the assessee in the prescribed manner. हाँ जी, इंटरेस्ट उस एडवांस पे जिसको हम एडवांस मान लेंगे, अगर आप पैसे वापस इंडिया में नहीं लाए तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा अभी बात करेंगे आगे, उसका एक स्पेसिफिक रूल है वो भी डिस्कस करेंगे। तो रिपाट्रिएशन जो है फंड्स लाना ज़रूरी है, अगर नहीं लाए तो ये मान लिया जाएगा कि आपने उनको एडवांस दे रखा है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सच एक्सेस मनी और पार्ट देयर ऑफ मे बी रिपाट्रिएटेड फ्रॉम एनी ऑफ द एसोसिएटेड एंटरप्राइज ऑफ द एसएससी विच इज़ नॉट रेजिडेंट इन इंडिया। हाँ जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप इसको। राइट, ये पॉइंट ये कहता है कि मान लीजिए आपका एसोसिएटेड एंटरप्राइज था BINC, राइट। अब आपको रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स करने हैं, अब BINC के पास फंड्स नहीं है तो आप BINC से फंड्स वापस नहीं ला सकते, बट उसी ग्रुप की राइट कोई और आपकी कोई और एसोसिएटेड एंटरप्राइज, राइट, नॉट कंपल्सरीली BINC, आप वहाँ से भी फंड्स रिपैट्रिएट कर सकते हो। राइट, क्या कहता है ये, such excess money or part thereof may be repatriated from any of the associated enterprise of the SEC which is not resident in India. What is the logic behind this? कि साहब किसी भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से आप रिपैट्रिएशन कर लीजिए जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, मतलब इंडिया को तो बस जो पैसा बाहर गया, अब वो कहीं भी गया हो वो वापस इंडिया में आ जाए, वी वांट दिस। अब वो किसी से भी आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। What is excess money? Excess money means the difference between the arm length price determined in primary adjustment and the price at which the international transaction has actually taken place. So this is the excess money. Very simple, जो difference होता है transaction price और transfer price which is calculated by applying principles of arm length price, इन दोनों का जो difference है उसको हम बोलते हैं excess money। सेकेंडरी एडजस्टमेंट 92C, अगेन टाइम लिमिट फॉर रिपाट्रिएशन ऑफ एक्सेस मनी और पार्ट देयर ऑफ। हाँ जी, एक समय सीमा दी गई है कि आप उस समय सीमा के अंदर में रिपाट्रिएशन कर लीजिए। क्या समय सीमा है देखते हैं। समय सीमा रिपाट्रिएशन करने की मतलब इंडिया में वापस से फंड्स लाने की समय सीमा दी गई है रूल 10CB सब रूल 1 में। रिपाट्रिएशन एक्सेस मनी ऑन और बिफोर 90 डेज। हाँ जी, कब लाने हैं आपको 90 डेज फ्रॉम द डेट, कौन सी डेट से, डेट नीचे टेबल में दी हुई है, गिवन इन कॉलम 3 इन केस मैंशन इन कॉलम 2 ऑफ द टेबल। वो आपको 90 दिन के अंदर जो है वो पैसा वापस लाना है। कुछ केसेस हैं वहाँ पे देखते हैं कि 90 दिन जो काउंट होंगे वो कहाँ से काउंट होंगे। वेयर प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस हैज़ बीन मेड स्यू मोटो बाय द एसएससी इन रिटर्न ऑफ इनकम, जहाँ पे एसएससी ने खुद नहीं, एसएससी को खुद को लगा कि मेरी जो ट्रांसफर प्राइसिंग है वो आर्म लेंथ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो एसएससी ने खुद ही ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो रिवाइज कर दिया और उसको अकॉर्डिंग टू ALP कर दिया। तो वहाँ पे 90 डेज जो काउंट होंगे वो काउंट होंगे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एज पर सेक्शन 139(1). हाँ जी, एक्चुअल डेट से काउंट नहीं होंगे। अगेन प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से काउंट होंगे। इफ प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइसिंग एज डिटरमाइंड इन ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर और अपेलेट अथॉरिटी हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द असेसी। हाँ जी, तो असेसिंग ऑफिसर ने ट्रांसफर प्राइसिंग डिटरमाइन करी ALP लगा के, राइट, उसको असेसी ने या तो एक्सेप्ट कर लिया या फिर कोई अपेलेट अथॉरिटी, असेसी आगे अपील में चला गया, उसने अपील करी, अपेलेट अथॉरिटी ने नेगेटिव डिसीजन दिया, असेसी के फेवर में डिसीजन नहीं दिया और असेसी ने उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ जी, तो जो ऑर्डर की डेट होगी उस ऑर्डर की डेट से विद इन 90 डेज जो है वो फंड्स जो है इंडिया में आ जाने चाहिए, ये कहती है टाइम लिमिट एज पर रूल 10CB सब रूल 1। हाँ जी, अगली और केसेस देखते हैं। वेयर एग्रीमेंट फॉर एडवांस प्राइसिंग हैज़ बीन एंटर्ड इनटू बाय द एसएससी अंडर सेक्शन 92CB, मतलब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट अगर साइन हुआ है तो क्या रिलेवेंट डेट है 90 डेज काउंट करने की, द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). नेक्स्ट, वेयर ऑप्शन हैज़ बीन एक्सरसाइज्ड बाय द एसएससी एज पर सेफ हार्बर रूल अंडर सेक्शन 92CB, अगेन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न दैट इज 139(1). वेयर एग्रीमेंट अंडर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर्स अंडर अ DTA हैज़ बीन एंटर्ड इनटू अंडर सेक्शन 90 और 90A, जहाँ पे DTA के अकॉर्डिंग जो है वो ALP डिटरमाइन की एसएससी ने, राइट, तो उसकी डेट रिपाट्रिएशन ऑफ फंड्स की 90 डेज कहाँ से काउंट होंगे, द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, राइट। अब अगर समय पे आपने रिपाट्रिएशन नहीं किया तो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों लगेगी, क्योंकि अभी मैंने बताया था 2-3 स्लाइड्स पहले कि अगर आपने रिपाट्रिएशन नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा, इट इज़ डीम्ड दैट
दैट इट इज़ एन एडवांस गिवन बाय द एसएससी टू द एसोसिएटेड एंटरप्राइज, और अगर ये एडवांस है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट को इनकम में ऐड किया जाएगा और उस इनकम पे टैक्स भी लगाया जाएगा। तो देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितनी है, ये हमें बताएगा रूल 10CB सब रूल 2। पहला केस वेयर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी, जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो इंडियन रुपी में डिनोमिनेटेड है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगेगा एट 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लैंडिंग रेट ऑफ SBI एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 3.25%। नेक्स्ट केस देखते हैं वेयर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। हाँ जी, दोनों केस में डिफरेंस क्या है, ये इंडियन करेंसी में है थी और ये फॉरेन करेंसी में थी। तो इंडियन करेंसी की होगी तो SBI की जो रेट है वो कंसिडर होगी, उसमें 3.25% ऐड कर दी जाएगी। फॉरेन करेंसी होगी तो लिबोर जो रेट होगी वो 30 सितंबर की देखेंगे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, उसमें 3% जो है वो ऐड कर दी जाएगी। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसके हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा एसएससी को। अपनी जो मनी है वो एक्सपैट्रिएट उसने नहीं की तो। ऑप्शन टू पे एडिशनल इनकम टैक्स इफ द एक्सेस मनी इज नॉट रिपैट्रिएटेड। हाँ जी, यहाँ पे एसएससी के पास ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि कुछ एक पर्टिकुलर रेट से जो है वो टैक्स चुका दें, तो आपको रिपैट्रिएशन करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। और जब आप टैक्स चुका देंगे उस डेट तक का जो इंटरेस्ट है वो आप अपनी बुक्स में इनकम बुक कर लीजिए। टैक्स चुकाने के बाद आपको इंटरेस्ट बुक करने की भी आवश्यकता नहीं है। In case where the excess money or part thereof has not been repatriated within the prescribed time as mentioned above, the SSC has the option, see this is the option। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्सपैट्रिएट मत कीजिए और इंटरेस्ट जो है वो प्रिस्क्राइब रेट से बुक कर लीजिए, उसको अपनी इनकम दिखा दीजिए और उस पर टैक्स देते रहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर इंटरेस्ट का मीटर आपको रोकना है, इंटरेस्ट की इनकम अगर आपको रोकनी है टैक्सेबल होने से, तो एक पर्टिकुलर रेट से उस मनी पर टैक्स लगा दीजिए और टैक्स चुका दीजिए। हाँ जी, हैज़ द ऑप्शन टू पे एडिशनल इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 20.9664, जिसमें टैक्स रेट है 18%, सरचार्ज है 12% और सरचार्ज है 12% और सेस है 4% ऑन सच एक्सेस मनी और पार्ट देयरऑफ एज द केस में भी। हाँ जी, एक्सेस मनी क्या है, हमने पढ़ा था एक्सेस मनी ट्रांजैक्शन वैल्यू और ALP का, एक्सेस मनी ट्रांजैक्शन वैल्यू और ALP का जो डिफरेंस है वो आएगी एक्सेस मनी आपकी। Where additional income tax is so paid by the SSC, he will not be required to make secondary adjustment and compute interest from the date of payment of such tax. This implies that he would in any case be required to compute interest up to the date of payment of such additional tax। हाँ जी, इंटरेस्ट लगेगा कब तक का, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स तक का। जिस दिन आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया उस दिन तक की जो इंटरेस्ट है वो आपको इनकम की तरह चार्ज नहीं करनी है। The additional income tax so paid by the SSC, shall be treated as the final payment of tax in respect of excess money or part thereof not repatriated, and no further credit would be allowed to the SSC or any other person in respect of the amount of additional income tax so paid। जो SSC ने ये 20.9664% जो टैक्स पे किया है मनी को रिपैट्रिएट ना करने के लिए, राइट, इस टैक्स के पेमेंट का जो क्रेडिट है वो एसएससी को किसी भी तरीके से नहीं दिया जाएगा। मतलब वो अपनी आने वाली या फिर करंट ईयर की इनकम टैक्स लायबिलिटी को इस टैक्स पेमेंट के साथ सेट ऑफ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पेमेंट। इसका क्रेडिट जो है वो एसएससी को या फिर और किसी टैक्स पेयर को, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर हो, नॉन रेजिडेंट हो, इसका क्रेडिट जो है वो नहीं दिया जाएगा किसी भी फॉर्म में। मीन्स दिस इज द ओनली फाइनल पेमेंट ऑफ टैक्स। Further, no deduction in respect of the amount on which such additional income tax has been paid would be allowed under any of the provisions of the act। इसका मतलब ये है कि जिस अमाउंट पर ये टैक्स दिया गया है उसका डिडक्शन, उसका बेनिफिट, उसका रिलैक्सेशन जो है वो किसी भी इनकम टैक्स के किसी भी सेक्शन में नहीं दिया जाएगा। लॉजिक बीइंग कि अगर आप पैसा नहीं ला सकते वापस इंडिया में तो उसका जो रिलेवेंट टैक्स है वो वापस लेके आइए, मतलब वो टैक्स जो है वो चुकाइए at the rate of 20.9664%। Yes, so the evolving tax dispute resolution mechanism in India consists of the following forums। हाँ जी, किस forums के सामने आप जो है अपना dispute raise कर सकते हैं, अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहली रेमेडी जो अवेलेबल है आपके पास वो है कि आप अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर दीजिए बिफोर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। राइट, असेसिंग ऑफिसर एक ड्राफ्ट ऑर्डर इशू करेगा आपको, तो आप उस ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में जा सकते हैं। डीआरपी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास इसी स्टेज पर कि आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के समक्ष जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपको इस पॉइंट पे रिलीफ नहीं मिलता है तो नेक्स्ट पॉइंट की रेमेडी है आपके पास अवेलेबल। आप इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल में जो है वो इनके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ भी बेनिफिट नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ही आपकी अपील एडमिट होगी, अदरवाइज अपील जो है वो एडमिट नहीं की पाएगी। मतलब कि ITAT से अगर मैटर आगे जाना है तो वो तभी जाएगा जब वो क्वेश्चन ऑफ लॉ का मैटर होगा, अदरवाइज वो मैटर पूरा ITAT पर ही ख़त्म हो जाएगा। मीन्स ITAT इज़ अ फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। उसके बाद कुछ सेफ हार्बर रूल्स भी हैं जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एवरी ईयर के। अगर आपका कुछ सर्टेन परसेंटेज तक का वेरिएशन है तो आप सेफ हार्बर रूल में जो है वो जा सकते हो, उसको उस हिसाब से उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। उसके बाद एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, हाँ जी, आप APA जो है वो भी गवर्नमेंट के साथ एंटर कर सकते हो अपनी आगे आने वाली लिटिगेशन को कंट्रोल करने या रिड्यूस करने के लिए अपने ट्रांजैक्शन पे। APA में रोल बैक के प्रोविजंस भी हैं, मतलब आप पीछे सालों के लिए भी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट ले सकते हो। उसके बाद लास्ट है म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर्स। हाँ जी, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कुछ म्यूचुअल एग्रीड प्रोसीजर्स जो है वो साइन कर लेता है, जैसे कि DTAA। उसमें जो है कुछ क्लॉजेस इंसर्ट कर दिए जाते हैं कि जो भी डिस्प्यूट रेज होगा उसका रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होगा। तो ये डिफरेंट फॉरम्स जो हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की हम अब डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं द फाइलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस बिफोर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 144C। हाँ जी, ये पूरा लिटिगेशन वाला मैटर जो है अब हमारा शुरू हो गया है ट्रांसफर प्राइसिंग में। तो आइए देखते हैं की फीचर्स ऑफ द DRP प्रोसेस इज लिस्टेड बिलो। टू फैसिलिटेट एक्सपीडियस रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, अ collegium comprising of 3 principal commissioner or commissioners of income tax has been constituted by Central Board of Direct Taxes। मतलब कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में जो आपके केस की जो सुनवाई करेंगे, आपके मैटर की, आपके ऑब्जेक्शंस की जो सुनवाई करेंगे, वो साहब 3 जने होंगे। वो 3 जने कौन होंगे? या तो 3 प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होंगे या फिर 3 कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होंगे, राइट, एज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। द फॉलोइंग assessees आर एलिजिबल फॉर फाइलिंग ऑब्जेक्शंस बिफोर DRP। हर assessee के पास DRP में ऑब्जेक्शन फाइल करने का ऑप्शन नहीं है। कुछ सर्टेन क्लास ऑफ assessees को ही जो है ये ऑप्शन दिया गया है। बट अभी फाइनेंस एक्ट 2021 में अभी लेटेस्ट में भी एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आया है, तो इट वाज ओपन फॉर ऑल द assessees। उसको जब अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। सो द फॉलोइंग assessees आर एलिजिबल फॉर फाइलिंग ऑब्जेक्शंस बिफोर DRP। कुछ क्लास ऑफ assessees जो हैं वो DRP के समक्ष अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। सबसे पहला क्लास ऑफ assessee तो है एक फॉरेन कंपनी। हाँ जी, एक फॉरेन कंपनी एलिजिबल है DRP में अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए, या फिर एनी पर्सन इन हुज केस वेरिएशन अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। किसी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर की वजह से, राइट, ट्रांसफर प्राइस में वेरिएशन अराइज हुआ हो, उसके एडिशंस हुए हों या लॉसेस कम हुए हों, कुछ भी हुआ हो, तो उसके पास भी जो है वो राइट है कि वो DRP में अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकता है। द असेसिंग ऑफिसर शैल फॉरवर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड ऑर्डर ऑफ असेसमेंट टू द एलिजिबल assessee if he is proposed to make on or after 1st October 2019 any variation इन द इनकम और लॉस रिटर्न विच इज़ प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सच assessee। हाँ जी, असेसिंग ऑफिसर के लिए ये कंपलसरी है कि वो एक ड्राफ्ट ऑर्डर, नॉट फाइनल ऑर्डर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ड्राफ्ट ऑर्डर एंड द फाइनल ऑर्डर, कि वो जो ड्राफ्ट ऑर्डर है वो assessee को भेजे ताकि assessee अब डिसाइड कर पाए कि उसको DRP में ऑब्जेक्शंस फाइल करने हैं या नहीं करने हैं। assessee कैन फाइल हिज एक्सेप्टेंस टू द असेसिंग ऑफिसर, राइट, या तो assessee उस ड्राफ्ट ऑर्डर की एक्सेप्टेंस जो है वो फाइल कर दे असेसिंग ऑफिसर को, और कैन फाइल हिज ऑब्जेक्शंस against the draft assessment order with the DRP and the assessing officer within 30 days of receipt of draft order। अब जब असेसिंग ऑफिसर ड्राफ्ट ऑर्डर इशू करेगा तो यहाँ पे assessee के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो उस ड्राफ्ट ऑर्डर को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ले, या फिर अगर उसको वो ड्राफ्ट ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं है तो अपनी जो अपील है वो फाइल कर दे, या तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स में, या तो ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में वो जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर दे। ये उसके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है।
बट ये जो है उसको कब करना पड़ेगा, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ डूइंग दिस इज विद इन 30 डेज। अगर एसएससी 30 डेज में कोई एक्शन नहीं लेता है तो मान लिया जाएगा कि उसको डीआरपी में कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करने हैं और असेसिंग ऑफिसर उस ड्राफ्ट ऑर्डर का एक फाइनल ऑर्डर इशू करके एसएससी को दे देगा। अपॉन एक्सेप्टेंस बाय द एसएससी और वेयर नो ऑब्जेक्शन रिसीव फ्रॉम द एसएससी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, द स्पेसिफाइड टाइम इज 30 days, the assessing officer, notwithstanding anything contained in section 153 or 153B, shall complete the assessment and pass the assessment order within 1 month from the end of the month in which the acceptance is received or 30 days expires। उसके 1 महीने के अंदर में अगर एक्सेप्टेंस मिल जाती है या फिर एक्सेप्टेंस समय पर नहीं मिलती है, राइट, और ऑब्जेक्शंस भी रेज नहीं किए जाते हैं, तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो विद इन 1 month जो है वो अपना फाइनल ऑर्डर इशू कर देगा। The draft resolution panel shall in a case where any objections are received, अब वो वाला केस जहाँ पर ऑब्जेक्शंस जो है वो रिसीव हुए हैं, इशू सच डायरेक्शन एज इट थिंक्स फिट फॉर द गाइडेंस टू द असेसिंग ऑफिसर टू एनेबल हिम टू कंप्लीट द असेसमेंट। जहाँ पे ऑब्जेक्शंस रिसीव होते हैं डीआरपी को, तो डीआरपी के पास ये राइट है, डीआरपी के पास ये राइट है कि वो डायरेक्शंस दें, राइट, और असेसिंग ऑफिसर को गाइडेंस दें टू अकॉर्डिंगली कंप्लीट द असेसमेंट। After considering draft order, all objections, evidence etc. the DRP issue binding directions to the assessing officer। सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद, सारा मटेरियल, सारी इन्फॉर्मेशन, एसएससी के जो भी सबमिशंस है वो कंसिडर करने के बाद जो डीआरपी है वो एक बाइंडिंग डायरेक्शंस इशू करेगी असेसिंग ऑफिसर के लिए। बाइंडिंग डायरेक्शंस मतलब असेसिंग ऑफिसर को डीआरपी के डायरेक्शंस मानना कंपलसरी है, वो उसके डायरेक्शंस को डिनाई नहीं कर सकता। The dispute resolution panel may, before issuing any such direction, make such further inquiry as it thinks fit or cause any further inquiry to be made by any tax authority and report the results of the same to it। डायरेक्शन पास करने से पहले डीआरपी के पास पावर्स हैं कि वो कोई भी इंक्वायरी जो वो चाहती है करना, जो उसको लगता है कि केस के लिए इंक्वायरी करना कंपलसरी है, वो इंक्वायरी कर सकती है और जो है वो उसकी इंक्वायरी के जो भी रिजल्ट्स हैं वो टैक्स अथॉरिटी को, असेसिंग ऑफिसर को जो है उसके साथ शेयर कर सकती है। इन अ केस वेयर द प्रपोज डायरेक्शंस आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी, ऐसे कोई डायरेक्शंस जो है वो जो एसएससी के इंटरेस्ट में नहीं है, राइट, वो या फिर रेवेन्यू के इंटरेस्ट में नहीं है, दोनों में से किसी के भी इंटरेस्ट को वो हैम्पर कर सकता है। अगर एसएससी का फेवरेबल होगा तो रेवेन्यू का इंटरेस्ट प्रेजुडिस होगा, अगर अदर साइड केस होगा तो द सिचुएशन वुड बी वाइस वर्सा। द डायरेक्शन कैन नॉट बी इशूड without giving an opportunity of being heard to the assessee and assessing officer as the case may be। तो किसी का भी इंटरेस्ट, चाहे वो एसएससी हो या फिर डिपार्टमेंट हो, ऑफिसर हो, टैक्स ऑफिसर हो, दोनों में से किसी का भी इंटरेस्ट अगर प्रेजुडाइज होता है, हार्म होता है, अफेक्ट होता है, तो यहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना डीआरपी के लिए कंपलसरी है। द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में कन्फर्म, रिड्यूस और इन्हांस द वेरिएशंस प्रपोज्ड इन द ड्राफ्ट ऑर्डर। इसके पास 3 पावर्स हैं डीआरपी के पास, या तो वो एडिशंस कंफर्म कर दे या फिर एडिशंस को रिड्यूस कर दे, राइट, या फिर उनको एनहांस कर दे या फिर उनको बढ़ा दे। बट इसके पास एक पावर नहीं है, वो क्या है? इट कैनॉट सेट असाइड एनी प्रपोज वेरिएशन और इशू एनी डायरेक्शन फॉर फर्दर इंक्वायरी एंड पासिंग ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर। वो असेसमेंट ऑर्डर को सेट असाइड नहीं कर सकती और फर्दर डायरेक्शन असेसिंग ऑफिसर को फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट जो है वो नहीं दे सकती, उसको ही बाय हिज ओन डीआरपी को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कंफर्म करूं, रिड्यूस करूं या इन्हांस करूं एडिशंस को। द पावर ऑफ डीआरपी टू इन्हांस द वेरिएशंस इंक्लूडिंग द पावर टू कंसिडर एनी मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू द ड्राफ्ट ऑर्डर। दिस पावर टू कंसिडर एनी सच इशू शैल बी रेस्पेक्टिव वेदर द मैटर वाज रेज्ड बाय द एलिजिबल एसएससी और नॉट। हाँ जी, इसका क्या मतलब है कि डीआरपी की जो पावर है, राइट, टू इन्हांस द वेरिएशन इंक्लूडिंग द पावर टू कंसिडर एनी मैटर विच इज़ अराइजिंग आउट ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, मतलब कि डीआरपी के पास ड्राफ्ट ऑर्डर गया तो ऐसा नहीं है कि डीआरपी के जो इन्हांसमेंट्स होंगे दैट वुड ओनली बी लिमिटेड टू द परव्यू ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर ओनली, राइट। जो डीआरपी है वो एसएससी से पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मंगा के चेक कर सकता है और अगर और कोई मैटर डीआरपी को दिखता है कि इसके भी एडिशंस होने चाहिए तो डीआरपी उसके भी एडिशंस जो है वो कर सकता है, इर्रेस्पेक्टिव द मैटर वाज रेज्ड बाय एलिजिबल एसएससी और नॉट। मतलब कि एलिजिबल एसएससी ने ये मैटर, ये ऑब्जेक्शंस फाइल किए या नहीं किए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर ड्राफ्ट ऑर्डर में फॉर एग्जांपल असेसिंग ऑफिसर बात करता है एडिशंस ए की और डीआरपी ने उसकी बुक्स मंगाई और डीआरपी को मिला के बी के भी एडिशंस होने हैं, तो डीआरपी बी के एडिशंस जो है वो कर सकता है,
उसको एओ को जो है वो डायरेक्शंस दे सकता है वो करने के, राइट। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो एसएससी है उसने ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में जो ऑब्जेक्शंस हैं वो बी पे रेस किए हैं या नहीं किए हैं। इफ़ द मेंबर ऑफ द डीआरपी डिफर इन ओपिनियन, अब आप 3 जने बैठेंगे डीआरपी में तो उन तीनों के ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, तो उसमें कैसे डिसाइड होगा मैटर, जो भी मेजॉरिटी जिस ओपिनियन के साथ जाएगी उस ओपिनियन को जो है वो फॉलो कर लिया जाएगा, मतलब मेजॉरिटी प्रिंसिपल फॉलो होगा। एवरी डायरेक्शन इशूड बाय डीआरपी शैल बी बाइंडिंग ऑन द असेसिंग ऑफिसर। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो भी डीआरपी डायरेक्शन इशू करेगी वो असेसिंग ऑफिसर को मानने पड़ेंगे। असेसिंग ऑफिसर के पास ऑप्शन नहीं है कि वो कुछ और कर ले डीआरपी के डायरेक्शंस के अलावा। सो इट इज़ बाइंडिंग एंड इट इज़ कंपलसरी फॉर द असेसिंग ऑफिसर टू फॉलो डायरेक्शंस इशूड बाय डीआरपी। सच डायरेक्शन हैज़ टू बी इशूड विद इन 9 months। हाँ जी, टाइम लिमिट क्या है डायरेक्शंस इशू करने की? विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ड्राफ्ट ऑर्डर इज फॉरवर्डेड टू द एलिजिबल असेसी। 9 महीने के अंदर अंदर जो है ड्राफ्ट ऑर्डर जो डायरेक्शंस हैं वो डीआरपी को इशू कर देने हैं। 9 months कहाँ से काउंट होंगे? उस महीने के एंड से जहाँ से ड्राफ्ट ऑर्डर एसएससी को मिला है, राइट। ड्राफ्ट ऑर्डर एसएससी को फॉरवर्ड किया गया है, उस महीने के एंड से 9 months काउंट किए जाएंगे। अपॉन रिसीट ऑफ सच डायरेक्शन द असेसिंग ऑफिसर हैज़ टू कंप्लीट द असेसमेंट इन अकॉर्डेंस विद द सेम विद इन 1 month। अभी असेसिंग ऑफिसर को जो डायरेक्शंस मिले तो उसमें असेसिंग ऑफिसर को विद इन 1 month जो है असेसमेंट कंप्लीट कर देनी है। फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच डायरेक्शन इज रिसीव देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द एसएससी। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो डीआरपी ने ऑलरेडी एसएससी को दे दी है। द ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज डायरेक्टली अपेलेबल बिफोर द ट्रिब्यूनल। हाँ जी, ये ऑर्डर जो है ना ये सीआईटी अपील्स में अपेलेबल नहीं होगा। क्यों? द लॉजिक बिहाइंड इज दिस कि ये जो ऑर्डर आएगा ये डीआरपी के इंस्ट्रक्शंस जो एसएससी ने फॉलो की, जो असेसिंग ऑफिसर ने अपने ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट किए, जब ये ऑर्डर आएगा तो ये डायरेक्टली आईटीएटी में अपेलेबल होगा। ये वाला ऑर्डर सीआईटी अपील्स में अपेलेबल नहीं होगा। द लॉजिक बिहाइंड दिस इज दैट कि द कैडर ऑफ द ऑफिसर हु यूज्ड टू सिट इन सीआईटी अपील्स एंड द कैडर ऑफ द ऑफिसर हु यूज्ड टू सिट इन डीआरपी आर सेम। तो सेम कैडर के ऑफिसर का ऑर्डर जो है सेम कैडर के ऑफिसर के सामने आप अपील के लिए नहीं ले जा सकते हैं, राइट। तो हमेशा अपील फाइल होती है हायर कैडर ऑफ ऑफिसर या हायर अथॉरिटी के सामने, तो इसकी अपील फाइल होगी आईटीएटी में, ना कि सीआईटी अपील्स में। द सीबीडीटी मेक रूल्स फॉर द पर्पज ऑफ एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द डीआरपी एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द ऑब्जेक्शंस फाइल्ड बाय एलिजिबल असेसी। हाँ जी, सीबीडीटी इस पे रूल्स बना सकती है ताकि डीआरपी की फंक्शनिंग प्रॉपर चले और सही तरीके से वो फास्ट जल्दी काम करे। DRP does not have jurisdiction over the assessment orders are passed by the assessing officer declaring based on the provisions of GAR and with the prior approval of principal commissioner as referred under section 144(b)(a)(12)। जहाँ पे GAR के provisions, जनरल एंटी एविडेंस रूल के provisions जो है, राइट, वो लगा के असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर की है, तो यहाँ पर डीआरपी का जुरिस्डिक्शन नहीं है। यहाँ पे अगर आपको अपील फाइल करनी है, अगर एसएससी को अपील फाइल करनी है तो वो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स में।